हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मल एक्सपांसन का टॉपिक को पढ़ेंगे और इस थर्मल एक्सपांसन में हमको ये पढ़ना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं हीट करूं तो उसका जो एक्सपांसन है वो तीन तरीके से लिया जाता है। सबसे पहला एक लीनियरली, ठीक है, जिसको हम लोग लेंथ के फॉर्म में लेते हैं। फिर उसके बाद होता है एरियरली, मतलब एरिया की फॉर्म में एक्सपांस होता है। और तीसरा होता है वॉल्यूमेट्रिकली, मतलब कि वॉल्यूम की फॉर्म में वो एक्सपैंड होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हीट किया जाता है तो उसके इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है ड्यू टू द हीट। अब जब एक्स्ट्रा एनर्जी किसी भी चीज को दिया जाएगा, तो मैंने इस बात को काफी बार बोला है कि जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी से वाइब्रेट होना चालू करते हैं, और जब वो तेजी से वाइब्रेट होना चालू करेंगे तो वो जगह भी ज्यादा लेंगे। अब वो जगह ज्यादा लेंगे तो एक्सपांशन होना ही होना है, और यही एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ थर्मल एक्सपांसन का। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली इतने में ही खत्म होता है। देखा जाए तो जो थर्मल एक्सपांसन है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल हीट। मतलब कि एक्सटर्नल जब हीट देंगे तो उसमें ज्यादा वाइब्रेशन होगा, पार्टिकल्स में ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो वो ज्यादा जगह लेगा और वो एक्सपांड हो जाएगा। सिंपल सा मतलब है थर्मल एक्सपांसन। तो ये वीडियो थोड़ा आपका डेरिवेटिवली थोड़ा ज्यादा है, मतलब डेरिवेशन हम थोड़ा इसमें ज्यादा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके ऊपर एक रियल एप्लीकेशन भी है, हमारे जो नेचर है उस पे ये बेस्ड होता है, तो उसको भी समझेंगे, जो कि पानी के ऊपर में है कि पानी को जब ठंडा किया जाता है तो ऊपरी जो परत रहती है वो जल्दी ज्यादा कूल डाउन क्यों होता है एज कंपेयर टू डाउन वाले टर्म पे, ठीक है। इसको भी समझना है हमको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, थर्मल एक्सपांसन। तो थर्मल एक्सपांसन का मीनिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी एक्स्ट्रा हीट किसी को दिया जाएगा, किसी भी बॉडी को, तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो वो ज्यादा जगह लेंगे और एक्सपैंड होंगे। तो इसको टोटल तीन में बांटा गया है। सबसे पहला हम लोग समझेंगे इसको लीनियरली। तो लीनियरली के लिए क्या लेना है हमको एक रॉड लेना है, और उस रॉड को जब हीट करेंगे तो वो रॉड क्या होगा? एक्सपैंड होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एक रॉड है इस टाइप का, और इसका इनिशियली कुछ भी लेंथ हो सकता है, तो मान सकते हैं इसको L0 मान लीजिए आप। और जब ये एक्सपैंड होगा तो मान लीजिए कि इतना एक्सपैंड हुआ होगा ड्यू टू हीट के कारण। जैसे ही इसको हीट करेंगे तो एक्सपैंड होगा, और लीनियरली इसको चेक करना है, ठीक है। तो जब चेक करेंगे तो ये डेल एल हीट हुआ होगा, तो जो इसकी एक्चुअल में जो लेंथ बन गई होगी वो कितना बन गया होगा? तो एक्चुअल में जो इसका लेंथ बन गया होगा वो एल फाइनल से लिया जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक। अब ये जो एल डेल एल जो बना है, ठीक है, वो किन कारणों के कारण बना है, या फिर ये डेल एल आया है आपको, ये किस कारण से आया है? तो इसके दो स्पेसिफिक रीजन है। पहला, इफ एल इज इंक्रीज, तो अगर एल इंक्रीज होता है तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डेल टी, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर में चेंज आया होगा, इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब एक्चुअल में जो टेम्परेचर से उससे कितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, ठीक है। तो इफ एल इज इंक्रीज में भी सेम है, चेंज इन लेंथ या ऐसा कुछ भी आप जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो चेंज हुआ लेंथ में वो क्या हुआ होगा? एल फाइनल माइनस L0, जिसको हम डेल एल बोलते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी के बराबर में। ओके है, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, ये जो डेल एल चेंज आया है ये किस पे चेंज आया है? ये एक्चुअल में जो इसका एक्चुअल लेंथ था डेल L0, उसके कारण ही चेंज हुआ होगा। मतलब जो भी इस पे लेंथ था उस पे बेस्ड होगा वो L0, जो डेल एल जो चेंज आया है। तो सेकंड हमारा आएगा, इसी को सेम लिख सकते हैं, इफ एल इज इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये जो मैं वैल्यूज लेता हूं LF L0, ये देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिया जाता है, तो इस पे आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। मेन चीज है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए और आप अपने हिसाब से इसकी वैल्यूज को ले सकते हैं। कहीं पास में L0, कहीं पास में L इनिशियल, कहीं पास में L फाइनल, कहीं में कैपिटल L, कहीं में स्मॉल l,
कई प्रकार के आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो मेन चीज है कि आप क्या लेना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, चाहे तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड फिर से देखिए, एल एफ माइनस एल जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जीरो के बराबर ये है, ठीक है। इन दोनों को आप क्या करिए, कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करेंगे जब, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो क्या बनेगा, एल एफ माइनस एल जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जीरो डेल टी। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक। इस एल जीरो को उधर भेज दीजिए, तो एल एफ इक्वल टू एल जीरो प्लस, रुकिए, इस कोफिशिएंट को पहले हटा देते हैं। तो इस कोफिशिएंट को जब हटाएंगे तो लीनियरली का एक कोफिशिएंट होता है अल्फा, तो एल एफ माइनस एल जीरो इक्वल टू, ये मेरा अल्फा और थोड़ा सा ये प्रोपोर्शनल सिंबल एक जैसा दिखाई देता है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा इसको, एल जीरो डेल टी, ओके है। तो दिस इज कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट है, लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट है, ठीक है। कौन सा कोफिशिएंट है, लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट, ओके है, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं आप। तो अब देखिए, अब इसको इधर भेज दीजिए तो क्या निकल के आएगा, देखिए एल ऑफ एफ इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो आएगा एल जीरो प्लस अल्फा एल जीरो डेल टी, ओके है, ठीक है। इसमें से एल जीरो को बाहर निकाल लीजिए, तो इसके पास बचेगा 1 और इसके पास बचेगा अल्फा और ये बचेगा डेल ऑफ टी और ये बनेगा एल ऑफ एफ। तो जो एक्चुअल लेंथ आपको मिल रही है वो एल क्या मिलेगा, कोफिशिएंट का ओरिजिनल लेंथ प्लस 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये आपका फाइनल इक्वेशन आता है जो कि एक्सपांशन होने के बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपांशन से मल्टीप्लाई प्लस 1 और ये आपका ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके है। अब ये जो कोफिशिएंट है इसका भी एक फॉर्मूला बनता है, इसको समझिएगा, ये बार बार मैं अल्फा बना देता हूं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा का खाली निकालता हूं, देखिए इस इक्वेशन को खाली देखिए, ये वाले को अगर अल्फा को खाली लेता हूं तो एल एफ माइनस एल जीरो और ये बनेगा एल जीरो डेल टी नीचे, ठीक है। तो एल एफ माइनस, इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर, कुछ नाम दे दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, इक्वेशन नंबर आप इसको 3 दे सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिएगा, बाई इक्वेशन नंबर 3, तो अल्फा इक्वल टू एल एफ माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो डेल टी, एल जीरो डेल टी। एल एफ माइनस एल जीरो ये है क्या, ये चेंज इन लेंथ है, तो इसको आप डेल एल भी ले सकते हैं और ये एक्चुअल लेंथ और ये डेल टी, और दिस इज अवर फॉर्मूला, ओके है। बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया हमारा फॉर्मूला। तो ये था आपका सिंपल सा डेरिवेशन लीनियर एक्सपांशन का, लीनियर एक्सपांशन। इसी तरीके से हमको क्या करना है, वॉल्यूम का भी करना है और एरियल का भी करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए, तो मैं बार बार इतनी थ्योरी नहीं लिखूंगा, आपको डेरिवेशन बताते जाऊंगा। इसके ऊपर मैं एक नोट्स भी बनाया हूं, तो आप जो नोट्स है, नोट्स के तरीके से अगर आपको समझना है, ठीक है, इसको समझिएगा मेन, ठीक है। चाहे तो लिख सकते हैं बेसिकली समझने के लिए, पर जो एक्चुअल थ्योरी है थोड़ा सा ज्यादा ऐड हो जाता है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट पीडीएफ नोट्स बना दिया हूं, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूं, ओके। सेकंड लेते हैं, चलिए, एरियल एक्सपांशन, या फिर इसको बोल सकते हैं एरिया का एक्सपांशन, ओके है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लेंगे, एज ए टेम्परेचर के फॉर्म में जो भी आपका चेंज हुआ होगा, डायग्राम बना लीजिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। पहले इसका एरिया था इतना, तो इसको आप ए ले सकते हैं, और बाद में ये एरिया हो गया इतना, इसको आप ले लीजिएगा डेल ए, जो चेंज आया होगा एक्चुअल में। और इस पूरे का जो एरिया है, इसको अगर आप ओरिजिनल वाले को ए जीरो मानते हैं, तो इस पूरे वाले को मान सकते हैं आप ए ऑफ फाइनल, ओके है। और ये जो है, ये इतना जो चेंज आया एरिया में, ये वाला है, ठीक है। जो डेल ए रहता है वो क्या रहेगा, ए एफ माइनस ए जीरो। तो ये भी सेम दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला आपका टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो लिख लीजिए यहां पास में, सबसे पहला टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो ए ऑफ एफ माइनस ए ऑफ जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, ठीक है। थ्योरी नहीं लिख रहा हूं मैं,
पहला इक्वेशन मान लीजिए। सेकंड किस पे चेंज है? A0 पे, क्योंकि इसी के कारण तो जो चेंज आया होगा इसके इंटरनल जो भी चीजें होंगी इसकी, उसके कारण ही चेंज आया होगा। तो A ऑफ F माइनस A ऑफ 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A ऑफ 0। ठीक है, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा दीजिए। तो एरियल के लिए एक अलग प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल रखा गया है, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का कोफिशिएंट लिया जाता है। मेन है कि कोफिशिएंट को आप क्या लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, पर एज ए बुक के टर्म पे लिखेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो एग्जामिनर जो चेक करता है उसे ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको तकलीफ मतलब मार्क्स पे तकलीफ है। ठीक, तो एक्स को हटा दिए, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को यहां पास से हटा दिए, तो बीटा लिख दिए। ओके है, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? इसको बीटा को बाद में लिखना था, मैंने जल्दी लिख दिया थोड़ा। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने से पहले इसको दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। कंबाइन 1 and 2, तो क्या निकल के आएगा? A ऑफ F माइनस A ऑफ 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A ऑफ 0 डेल ऑफ t। अब हटाते को इसको हटाते हैं तो ये बनेगा बीटा, ये बनेगा A0, ये बनेगा डेल t, और ये आएगा AF माइनस A ऑफ 0। ओके है, और ये आपका निकल के आएगा कोफिशिएंट। ओके, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको इधर ले जाइए, सेम एकदम आप आराम से इसको कर सकते हैं। A ऑफ 0 प्लस बीटा A ऑफ 0 डेल ऑफ t। एरिया निकाल लीजिए बाहर, A0 को, बचेगा 1 प्लस बीटा A ऑफ 0 डेल ऑफ t A ऑफ F। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ फाइनल एरिया। ठीक है, इसी के ऊपर बीटा के लिए भी बना सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर आप 3 लीजिएगा। तो बाय इक्वेशन नंबर 3 तो क्या निकलेगा? बीटा को ऐसे रख दीजिए, तो बीटा इक्वल टू आएगा A ऑफ F माइनस A ऑफ 0 डेल ऑफ t। A ऑफ F माइनस A ऑफ 0 इज डेल A, और ये आपका A ऑफ 0 है, और ये आपका आएगा डेल ऑफ t, और ये आएगा बीटा। ओके, ठीक। तो दूसरा इक्वेशन भी हमारा आ गया। एरियल का भी सेम आया था, मतलब कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। देखिए, डेल A अपॉन A0 डेल t, उसमें क्या था? डेल अपॉन L0 डेल t, इतना ही था और कुछ नहीं था। उसको अल्फा लिया गया था, इसको बीटा लिया गया था। फाइनल में हम लोग इसका कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि अल्फा बीटा और जो नेक्स्ट रहेगा वो गामा रहते हैं हम लोग किसके लिए? वॉल्यूमेट्रिक के लिए। तो उन तीनों का जो कंपैरिजन आएगा वो कितना आएगा उसको भी करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थर्ड देखते हैं, बहुत सिंपल सा। थर्ड हमारा है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है हमारा। सबसे पहला टेम्परेचर, और दूसरा उसकी ओरिजिनल पोजीशन, जो ओरिजिनल आपका साइज रहेगा उसके ऊपर में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लेंगे हम लोग? इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम का कुछ बना लेते हैं स्ट्रक्चर। तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा दिखाई देगा, देखिए। ठीक, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारा हो गया, एक क्यूब ले लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्यूब का कुछ स्ट्रक्चर बड़ा होगा, मान लीजिए कि कुछ इतना बड़ा होगा। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम में जो चेंज आया है डेल वी, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, मान लीजिएगा ये वी 0 मान लीजिएगा, और जो इसका एक्सपांशन हुआ है उसे आप फाइनल मान लीजिएगा वी ऑफ एफ। ठीक है, ठीक है। तो वी ऑफ एफ माइनस वी ऑफ 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। टेम्परेचर से डिपेंडेंट होगा, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज के कारण वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हुआ होगा। ठीक है। सेकेंडली क्या था? वी एफ माइनस वी 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी ओरिजिनल पोजीशन V0। ओके है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कंबाइन करेंगे तो आपको आएगा, लिख देता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आएगा V ऑफ F माइनस V ऑफ G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ऑफ 0 डेल T। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटा दीजिए, तो हटाएंगे तो आएगा गामा V0 डेल T
v ऑफ f माइनस v ऑफ g। साथ साथ आप भी करते जाइए, आपको मालूम है कि प्रोसेस क्या है, इसको इधर भेजना है। इसके अगर साथ साथ करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस गामा डेल ऑफ टी वी ऑफ एफ, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सपांशन हो रहा है वी ऑफ एफ, फाइनल जो आपका वॉल्यूम बनेगा वो कैसे बनेगा, इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। पहला वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट और टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो। ठीक है, ठीक है। अब हर मटेरियल का जो एक्सपांशन की जो चीज रहती है वो अलग अलग रहती है। जैसे आप सॉलिड ले लीजिए तो उसका एक्सपांशन जो रहेगा टेम्परेचर के हिसाब से वो अलग रहेगा। ये एक्सपांशन की जो मैं बात कर रहा हूं ये आप लिनियरली या फिर वॉल्यूमेट्रिक या फिर एरिया के हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिनियरली क्या लेना चाहते हैं। एक्चुअल में जो एक्सपांशन होता है वो तीनों एक साथ होता है, मतलब लिनियरली भी होगा, एरियरली भी होगा और वॉल्यूमेट्रिक भी होगा, तीनों एक साथ एक्सपांशन देता है। पर इन तीनों को अलग अलग तरीके से तोड़ के बताया गया है। ठीक है, और इनको अलग अलग कोफिशिएंट के फॉर्म में भी ले लिया गया है। पर जब एक्सपांशन होता है तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ लिनियरली होगा, एरिया नहीं होगा, एरिया होगा तो वॉल्यूम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तीनों एक साथ एक्सपांशन होता है और तीनों को एक साथ देखा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो गामा का जो कोफिशिएंट होगा तो उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो ये आएगा v ऑफ f, इसको यहां ले लीजिएगा और माय मिस्टेक, फिर से कितना मिस्टेक करेंगे, 3, तो इसको नीचे ले आएगा तो आएगा बाई इक्वेशन नंबर 3, तो आएगा v ऑफ f माइनस v ऑफ 0 इक्वल टू गामा v0 डेल ऑफ t। तो गामा इक्वल टू आएगा v ऑफ f माइनस v ऑफ 0 डेल ऑफ t। इसको आप डेल ऑफ v ले सकते हैं, ये v ऑफ 0 और ये आपका आएगा डेल ऑफ t और ये आएगा आपका गामा। ओके है, तीसरा इक्वेशन भी हमारा आ चुका है। अब देखते हैं कि अल्फा बीटा और गामा का जो रिलेशन है वो क्या निकल के आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको डायरेक्टली लिख दिया गया है, तो आपको डायरेक्टली नहीं लिखना है। जैसे कि अल्फा जो है उसका रिलेशन जब बीटा के साथ में आएगा, ठीक है, तो अल्फा और ये जो बीटा है आपका, तो वो कितना बन जाएगा, जो बीटा है वो आपका बनेगा 2 ऑफ अल्फा और जो गामा है वो आपका बनेगा 3 ऑफ अल्फा। और ये जो वैल्यू है ये कैसे निकल के आता है इसको हमको समझना है। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन है बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको बाई के फॉर्म में लेके आएंगे तो ये अल्फा तो वैसे ही रहेगा और ये अल्फा जो निकल के आएगा ये बीटा अपॉन 2 आएगा और ये आएगा आपका गामा अपॉन 3। तो ये आपका एक्चुअल में फाइनल इक्वेशन निकल के आता है, अल्फा अपॉन 1, बीटा अपॉन 2 और गामा अपॉन 3। पर ये निकल के कैसे आता है इसको हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अल्फा बीटा और गामा का कोफिशिएंट का जो कंपैरिजन है उसे कैसे किया जाएगा, या फिर इनका रिलेशन ऑफ दी अल्फा बीटा एंड गामा, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जो रिलेशन निकालेंगे वो अल्फा और गामा का निकाल लेते हैं, मतलब कि वॉल्यूम वाला जो रहेगा रिलेशन। तो हमारा टॉपिक क्या है, रिलेशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो सबसे पहले किसके लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम के लिए क्या लेना पड़ेगा हमको, कंसीडर ए क्यूब, कंसीडर ए क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसे कैसे निकाला जाएगा, तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, v। तो v जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, इनिशियल अगर v मानता हूं मैं तो v जो रहता है वो L ऑफ इसको L0 ऑफ क्यूब मान सकते हैं। ठीक है, यही रहता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब जो फाइनल आपका जो क्यूब बनेगा उसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा उसको देख लेते हैं। तो फाइनल जो क्यूब आएगा ड्यू टू एक्सटर्नल हीट के कारण जो एक्सपांशन हुआ तो L ऑफ F आएगा और ये भी क्यूब आएगा। अब L ऑफ F का रिलेशन L ऑफ 0 से क्या है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या है, L ऑफ F जो है वो L ऑफ 0 प्लस 1 ब्रैकेट अल्फा डेल ऑफ टी है। ठीक है, ये 2 नहीं है, अल्फा है, यही हमारा। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए बस, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसको आप यहां पुट करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, पुट द वैल्यू
ऑफ एल ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इसको पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वी ऑफ फाइनल, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा, ठीक है, और ये क्या निकल के आएगा आपका एल ऑफ 0 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी, और इसका होल निकालेंगे क्यूब, ठीक है। एल ऑफ 0 क्या है, एल ऑफ 0 का क्यूब ले लीजिए, इसका भी क्यूब ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी का क्यूब, ओके, ठीक। अब देखिए एल ऑफ 0 का क्यूब, एल ऑफ 0 का क्यूब का वैल्यू क्या है, एल ऑफ 0 का क्यूब का वैल्यू है वी ऑफ 0, तो यहां लिख लीजिए वी ऑफ 0, ओके, ठीक। अब ये बचा, अब इसका फॉर्मूले को आपको लगाना पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। शायद आपको याद भी हो, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके है। बहुत लोग इसको अलग फॉर्मूले से नाम से भी जानते हैं। इन दोनों में से अगर 3ab को बाहर निकालेंगे तो फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसे भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। चलिए पुट कर दीजिए, तो 1, फिर इसके बाद ये आएगा अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, फिर इसके बाद आएगा 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर मतलब 1 और b अल्फा डेल टी, फिर इसके बाद आता है 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ 3, और a है आपका 1 और इसका स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर, ओके है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया, ये क्यूब है, a क्यूब प्लस b क्यूब है, माई मिस्टेक, ठीक है। अब ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ओके है, ठीक है। अब देखेंगे आप कि ये जो डेल टी है टेम्परेचर, ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा एक्चुअल में लीनियर एक्सपांशन है और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। इसका एक चार्ट बना हुआ है आपके बुक में, आपको मिल जाएगा, इसको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और अगर इसके बेस में न्यूमेरिकल देता है तो वैल्यू को आपको जरूर देगा। तो इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी रहती है, 10 टू द पावर 5 या फिर 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर, इस टाइप के टर्म पे रहता है। और अगर इसकी वैल्यू को स्क्वायर या क्यूब कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 2 गुना छोटी हो जाएगी, अगर स्क्वायर किया, और क्यूब कर देंगे तो 3 गुना छोटी हो जाएगी। तो ऑलरेडी वो इतनी छोटी है और उसको और स्क्वायर और क्यूब करके और छोटा कर दिया जाए तो वो वैल्यू हमारा एज कंपेयर टू ये 1 के मुकाबले काफी छोटा हो गया, ठीक है। कंपैरिजन करना बहुत ही जरूरी, तो 1 के मुकाबले ऑलरेडी ये छोटा तो था ही और छोटा हो गया। जब इतना छोटा हो गया, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये वाला टर्म जो है और ये वाला जो टर्म है, इन दोनों को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। रीजन लिख दीजिएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो लिख देते हैं, चलिए, अल्फा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर वैल्यू इज वेरी स्मॉल, so we neglect it, ओके है, ठीक है। तो नेग्लेक्ट करने से क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है हमारे पास में, देखिए, तो v ऑफ f इक्वल टू v ऑफ 0 1 प्लस 3 अल्फा डेल ऑफ t, ओके है, ठीक। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा v ऑफ 0 प्लस v ऑफ 0 3 अल्फा डेल ऑफ t, और ये आएगा v ऑफ f, ओके। इसको आप इधर ले लीजिए तो ये आएगा v ऑफ f माइनस v ऑफ 0 3 अल्फा डेल ऑफ t। अब इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू होती है डेल ऑफ v, और इस वैल्यू को आप नीचे दिया आएगा तो ये बनेगा v ऑफ 0 और ये आएगा 3 अल्फा डेल t, यही है, ठीक है। अब देखिए इस डेल टी को भी अगर आप नीचे ले लेते हैं तो जो मेरी वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, डेल ऑफ टी v ऑफ 0, ठीक है। वैसे इसको अगर आप नीचे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, तो इस वैल्यू को डेल v अपॉन v0 जो हमारा वैल्यू निकल के आता है, अभी आपको मैंने इसका एक डेरिवेशन कराया है, वो डेरिवेशन क्या था आपका, वो डेरिवेशन था आपका, यहां मैं बना दिखा देता हूं आपको, तो वो था डेल v इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल v अपॉन
v ऑफ डेल टी, यही था। ठीक है, बहुत सिंपल सा था फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले को हमको यूज करना है। देखिए डेल वी अपॉन ये v है तो ये v0, और डेल टी को अगर आप नीचे ले लेते हैं तो यहां बनेगा 3 ऑफ अल्फा, यही है। अब इस वैल्यू की जगह मैं क्या ले सकता हूं, ये गामा ले सकता हूं। देखिए गामा इक्वल टू 3 ऑफ अल्फा, यही था। तो देखिए अल्फा इक्वल टू क्या ले सकता हूं फिर मैं, गामा अपॉन 3, यही इक्वेशन तो हमें चाहिए। देखिए पहला टर्म आ चुका है, अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू गामा अपॉन 3। अब हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बीटा अपॉन 2 चाहिए, जो कि हमको निकालना है। और ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से निकलेगा। जैसे हम इसको क्यूब किए हैं वैसे हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। क्यूब की जगह में जो क्यूब ले लेते हैं उसकी जगह में एक मेटल का शीट ले लीजिए और उसका आप एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, सेम यही पैटर्न है एकदम। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप चाहे तो मेरे से पहले भी बना के रख सकते हैं और चाहे तो साथ साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ये वैल्यू भी आपकी निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसको रफ करते हैं। तो एरियल देख लेते हैं। चलिए ये हमारा जो बीटा वाला जो वैल्यू है, तो इसके लिए क्या कंसिडर किया जाए, कंसीडर ए मेटल शीट। तो मेटल शीट को कंसिडर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा है। तो जो एरिया है इनिशियली, उसके लिए जो लेंथ लिया जा रहा है उसे हम स्क्वायर कर लेते हैं। ओके है, ठीक है। तो जो फाइनल एरिया निकल के आएगा हमारे पास में वो क्या लिख करेंगे, तो ए ऑफ एफ जो रहेगा वो एल ऑफ एफ का स्क्वायर रहेगा। ओके है, फिर सेम फॉर्मूला, एल ऑफ एफ जो रहेगा वो एल ऑफ 0 1 प्लस अल्फा डेल टी रहेगा। यही वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल ऑफ एफ इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, ए ऑफ एफ इक्वल टू एल ऑफ 0 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी का स्क्वायर। ओके है, बहुत ही सिंपल सा। एल ऑफ 0 का स्क्वायर क्या है, ए ऑफ 0, तो ए ऑफ 0 ले लीजिए, ए ऑफ एफ ले लीजिए। ओके, 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही है। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहां पास में। फिर तो क्या आएगा, पहला 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सेकंड आएगा आपका अल्फा का स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर प्लस तीसरा है हमारा 2, a मतलब 1 और b मतलब, इसको 2 बना लीजिएगा अच्छे से, 2 अल्फा डेल टी। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट हमारा, क्यूब और स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही छोटी निकल के आती है। तो दिस वैल्यू इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये वैल्यू को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। ठीक है, ठीक। तो ए ऑफ एफ इक्वल टू आएगा ए ऑफ 0 1 प्लस 2 अल्फा डेल ऑफ टी। ओके है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा ए ऑफ 0 प्लस ए ऑफ 0 2 अल्फा डेल ऑफ टी और ये होगा ए ऑफ एफ। इसको इधर ले आइए तो ये आएगा ए ऑफ एफ माइनस ए ऑफ 0 इक्वल टू a0 2 अल्फा डेल ऑफ टी। इस वैल्यू को क्या ले सकते हैं, डेल ऑफ ए। तो डेल ऑफ ए और इस वैल्यू को नीचे ले आए तो ए ऑफ 0 डेल टी को भी नीचे ले आइए, ये आएगा 2 ऑफ अल्फा। इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू भी क्या निकल के आ रहा है, आपका बीटा निकल के आ रहा है। तो आप इसकी जगह में बीटा लिख सकते हैं और ये बनेगा आपका 2 ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका, अल्फा निकल के आएगा बीटा अपॉन 2 और ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट, रिलेशन आपका हो गया। तो पहला रिलेशन क्या था, अल्फा अपॉन 1 का रिलेशन गामा से निकाले थे तो बना था 3 और बीटा से निकाले अल्फा का रिलेशन तो आया बीटा अपॉन 2 एंड दिस इज अवर फाइनल रिलेशन। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि
जो गामा का रिलेशन और बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ में किस तरीके से निकाला जाता है। ओके है, तो इसको एक लाइन में आपका एनसीईआरटी में दे दिया गया था, पर हम लोग इसका डेरिवेशन करके देख लिए हैं। तो अगर इसकी बेसिस पे क्वेश्चन को ऊपर नीचे किया जाएगा तो आप आराम से इस डेरिवेशन को देख के उसमें चेंज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। तो अगला टॉपिक बहुत सिंपल सा है। इस पे थर्मल एक्सपेंशन के कारण अगर हम एक आइडियल गैस लें तो आइडियल गैस को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है। अगर वो एक्सपैंड होता है तो उसका जो डेरिवेशन है उसे कैसे बनाएंगे और क्या रिलेशन निकल के आएगा। तो जनरली अगर आप किसी गैस को हीट करेंगे तो वो लिनियरली और एरियली आपका ना होके बल्कि वॉल्यूमेट्रिकली आपका एक्सपैंड होता है। ठीक है, तो मतलब वो चारों दिशाओं में ऐसे फैलता है। तो उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी काफी ज्यादा स्पेसेस ले चुके रहते हैं और जब उनको हम एक्सटर्नल हीट देंगे तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल हीट पाते ही साथ और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होंगे और वॉल्यूमेट्रिकली आपका बढ़ेगा। तो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको समझते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं वीडियो में, तो उसके बाद क्या देखना है, हमको देखना है कि अगर हम एक रियल एप्लीकेशन लिया जाए जैसे कि रेल, तो रेल की पटरियां अगर आप देखे होंगे तो जब उसको ज्वाइंट किया जाता है रेल की पटरियों को, तो ज्वाइंट करते टाइम पे उसको वेल्ड नहीं किया जाता है बल्कि दो ऐसे हिंज लेते हैं और उसको होल करके आपका नट से कसा जाता है और दो रेल की पटरी में एक उंगली के बराबर में गैप रहता है। वो गैप किस लिए दिया जाता है, चाहते तो वेल्ड भी कर सकते थे, ज्यादा स्ट्रांग आपका मजबूत रहता, हादसा होने के चांसेस कम रहते, फिर भी एक कंसेप्ट है एक्सपेंशन का कंसेप्ट और ये चीज वहां पास में लागू होती है और उसको हमको समझना है। फिर एक और कंसेप्ट है कि पुराने टाइम पे जो पहिए होते थे, आपके बैलगाड़ी के जो पहिए होते थे, उनके चारों तरफ में रिंग लगाया जाता था एक लोहे का। तो वो रिंग जो लोहे का लगाया जाता था उसका जो आपका जो डायामीटर रहता था, ठीक है, वो आपका जो सरकमफ्रेंस मान सकते हैं, डायामीटर मान सकते हैं, वो आपका एक्चुअल व्हील से छोटा रहता था। तो उसको ऐसा क्यों किया जाता था उसको भी समझते हैं। तो ऐसे दुनिया भर के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, आपको किसी भी रेफरेंस बुक पे इसको थियोरेटिकली आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक दो देखेंगे, प्लस मेन आपको रेलवे वाला है, रेल वाले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब फिक्स कर दिया जाता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा एक्सटर्नल, जब समझ लीजिए कि रेलगाड़ी जा रही है तो उस पर जो फोर्स लगाएगा, दबाव पड़ेगा, तो वो क्या होगा और वो एग्जाम्पल कितना ले सकते हैं हम लोग। मतलब अगर एक स्टील का लिया जाए तो वो स्टील पे जो कितना फोर्स, जो इसका आपका एक मॉडुलस होता है ना, कोई भी स्टील का यंग मॉडुलस होता है, तो वो एक्सपैंड होगा, तो वो कितना होगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा पहले आइडियल गैस का डेरिवेशन देख लेते हैं, उसके बाद उसको फिर देखेंगे। ठीक है, ओके, तो आइडियल गैस एक्सपांसन देख लेते हैं। आइडियल गैस एक्सपांसन, जब हम इसको एक्सटर्नली हीट देंगे तो आइडियल गैस का इक्वेशन आई होप आपको याद होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला, PV इक्वल टू म्यू आर टी। आर इज द रियल गैस कांस्टेंट, ठीक है, और ये आपका डेल टी रहता है चेंज इन टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम एंड P इज प्रेशर। ठीक है, जब गैस को हम प्रेशर और वॉल्यूम को देंगे जब आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है, एंड म्यू इज कांस्टेंट ऑल्सो। अब देखिए इस पर क्या क्या चीज आती है, ये टी ले लीजिएगा, म्यू आर टी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। अब ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, अगर मैं टेम्परेचर पे चेंज करूं और प्रेशर को कांस्टेंट रख दूं मान लीजिए, तो जो मेरा वॉल्यूम है, क्योंकि हम लोग वॉल्यूमेट्रिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम में एक्सपांशन होगा। तो अगर टेम्परेचर में चेंज करूं तो देखिए प्रेशर को कांस्टेंट रखिए, अगर वॉल्यूम में चेंज आया तो म्यू आर किसके कारण आएगा, डेल टी के कारण आएगा। मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगा तभी तो वॉल्यूम में चेंज आ गया। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। तो डिवाइडिंग 2/1, ठीक है, तो P ऑफ डेल वी अपॉन P ऑफ V और म्यू आर डेल टी अपॉन म्यू आर टी। तो P और P कैंसिल, म्यू म्यू कैंसिल, आर कैंसिल। तो हमारे पास में एक इक्वेशन आएगा डेल वी अपॉन वी इक्वल टू डेल टी अपॉन टी। ठीक है, इस डेल टी को यहां ले जाएंगे अगर आप, तो डेल वी अपॉन वी डेल टी इक्वल टू 1 अपॉन टी बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फिर से आपको कौन सा आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन का फॉर्मूला याद आएगा। तो इसके जगह में आप कोफिशिएंट पे
लैम्डा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा आ गया और ये लैम्डा जो रहेगा वो टी के प्रोपोर्शनल की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, इसको इंक्रीज करने से ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगी? डिक्रीज। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा आपका किसी भी मटेरियल के कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर वो रहता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो उसके एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज हैं, जिन कारण से, जिस एनर्जी के कारण वो जुड़ा हुआ है, उसको अगर एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाएगी तो वो अपनी प्रॉपर्टीज, अपने रूल्स को ब्रेक कर देगा। और जब वो ब्रेक करेगा तो वो कितना डिक्रीज होगा? तो वो आपका ये डिक्रीज करते जाएगा लैम्डा को। मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक जो आपका कोफिशिएंट था, तो जो वॉल्यूम को मतलब बताता था कि इतना वॉल्यूम में जो चेंज आ सकता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो वॉल्यूमेट्रिक जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। इस तरीके से इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो देखिए यहां पास में सिंपल सा है, तो किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। इसको वॉल्यूमेट्रिक तरीके से देख सकते थे। और ये एक छोटा सा आपका इक्वेशन था, लैम्डा इक्वल टू 1/T का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अगर एक रेल रॉड लिया जाए और उनको रियल एप्लीकेशन पे जोड़ा जाए, मतलब कि हम स्टील ले लेते हैं, चलिए एक तो रेल रॉड का आपका आयरन, या फिर उसका जो आपका उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो कौन सा कोफिशिएंट रहेगा? अगर किसी रॉड को हम लोग जोड़ दें ऐसे करके, एक दूसरे से फिक्स कर दें, ना कि उसको हिंज से ऐसे बांधें, तो उस पर क्या क्या आएगा? चलिए इसको मिटा देता हूं मैं और इनकी वैल्यूज लिख देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो देखते हैं, इन वैल्यूज को मैं लिख दिया हूं और देखते हैं कि इन वैल्यूज का यूज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थर्मल एक्सपांसन, या फिर बोल सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस ऑन रेल रॉड। ओके, अब समझिए कि मैंने रेल रॉड लिया और उसको फिक्स कर दिया, ना कि मैंने उसको हिंज से ऐसे बांधा है। ठीक है, अब अगर उसके बीच में गैप नहीं है तो होगा क्या? देखिए, अगर ये आपका रेल रॉड है और इसको मैंने इधर से भी फिक्स कर दिया और इधर से भी मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये जो वैल्यू, ये वाला जो रॉड है और ये वैल्यू इधर से, ये जो रॉड है इसको इधर से फिक्स कर दिया और ये जो रॉड है इधर से भी मैंने इसको फिक्स कर दिया। ओके है, अब जब मैंने इसको फिक्स किया होगा तो क्या होगा कि ये जो है और ये जब है, जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये एक्सपैंड होगा। अब जब ये एक्सपैंड होगा तो ये वाले रॉड के साथ में ये कैसा बिहेव करेगा? ये इसको ऐसे दबाएगा, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन लगेगा। क्या लगेगा इस पे? कंप्रेसिव स्ट्रेन बनेगा। ठीक है, स्ट्रेस भी लगेगा और स्ट्रेन भी होगा, मतलब ये छोटा होने की कोशिश करेगा। अब अगर ये छोटा होने की कोशिश करेगा तो होगा क्या? अगर इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये मुड़ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इसके साथ में ना, ये कंप्रेस भी हो सकता है, इसकी विड्थ बढ़ सकती है, ये सब कुछ भी, बहुत सारी दिक्कतें इसके साथ में आ सकती है। तो हमको ये समझना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेन जब होगा तो इस पे जो फोर्स है वो कितना ज्यादा हो सकता है, और इसके लिए हमारे पास में कुछ वैल्यू दी गई है। तो मान लीजिए कि हमारे एक रेल रॉड है जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर की दी गई है। ठीक है, एरिया जो है इसका जो ये 40 सेंटीमीटर का दे दिया गया है। अब स्लाइटली टेम्परेचर में चेंज आ गया, कितना टेम्परेचर में चेंज आ गया? 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया। अब ये जो स्टील यूज किया जा रहा है ये रेल रॉड में, ठीक है, इस स्टील का जो अल्फा दिया गया है, मतलब कि लीनियर एक्सपांशन का जो वैल्यू दिया गया है वो 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन के हिसाब से दिया गया है। और ये वैल्यू देखिए 10⁻⁵ है, काफी छोटी होती है। ठीक है, और उसके बाद में एक यंग मॉडुलस का फॉर्मूला दे दिया गया है, क्योंकि हमको यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमको इस स्टील का यंग मॉडुलस भी मालूम होना चाहिए कि कितना एक्सपैंड हो सकता है और क्रैक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप आप ये रिमेंबर कर रहे होंगे। तो अगर याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इस वीडियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर भूल गए हैं तो मेरे पिछले वीडियो देख के उसको फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से इसकी वैल्यू है। तो चलिए देखते हैं कि जो फोर्स है इस पे, वो फोर्स जो है वो कितना निकल के आता है
जिसके कारण ये जो वैल्यू है, ये जो आपका रॉड है, ये बेंड हो सकता है और रेल की दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को काफी ज्यादा सोचा गया था। पुराने टाइम पे तो मेरे को लगता है कि जरूर वेल्ड किया जाता होगा, पर जो हमारा रेल का जो आविष्कार है एक्चुअल में देखा जाए वो अंग्रेजों की देन है। उन्होंने रेल लाया था तो उन्होंने सिखा के गया वो इंडियंस को जरूर हमारे कि इस टाइप की चीजों को लेना है, आपको इस टाइप की चीजों से करना है, एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और साथ में टाइम टू टाइम इस पे काफी सारी चीजें चेंज आई भी होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इस पे लीनियर एक्सपांशन का देख लेते हैं, जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। तो डेल एल अपॉन एल, ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या था हमारा, अल्फा डेल टी, यही फॉर्मूला था। तो अल्फा डेल टी मतलब कि 1.2 इंटू 10⁻⁵, और जो टेम्परेचर में चेंज आया वो 10 डिग्री का आया, वैल्यू आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁴। ओके है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो डेल एल अपॉन एल, और ये डेल एल अपॉन एल है और ये लेंथ लेते हैं, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं आने वाला है। तो ये वैल्यू 1.2 आया। ठीक है, इसी का हमको यूज करना है कंप्रेसिव स्ट्रेन वाले में। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लीजिए, वैल्यू पहले 2 इंटू 10⁻11। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। देखिए डेल एल अपॉन एल और ये डेल एल अपॉन एल, तो इसकी वैल्यू को हम यहां नोट कर सकते हैं। तो इसको ले लीजिए, तो 2 इंटू 10⁻11 इक्वल टू डेल एफ अपॉन एरिया, और ये वैल्यू निकल के आएगा आपका 1.2 इंटू 10⁻⁻4। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू इससे जाएगा तो 2 इंटू 10⁻11 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻4 डेल एफ अपॉन एरिया। इसको करेंगे वैल्यू को तो 2 2 4, 2 1 2, 2.4 इंटू 10⁻7 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको एरिया भी दिया गया है यहाँ पास में, तो एरिया भी लगा दीजिए यहाँ पास में। तो एरिया लगाएंगे तो डेल एफ जो फोर्स में जो चेंज आया होगा, जो पहले होगा, और ड्यू टू द एक्सटर्नल के कारण, मतलब एक्सटर्नल मतलब में कुछ भी हो सकता है, चाहे पटरी पे आपका रेल जा रहा होगा या फिर एक्सटर्नली जो इसके कंप्रेसिव फोर्स के कारण भी हो सकता है, वो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो एक मिनिमम अगर खाली इसको ये टेम्परेचर, जो सिर्फ टेम्परेचर के कारण कितना चेंज आ सकता है, और अगर उसके ऊपर से रेल चली जाए तो उस पर कितना इफेक्ट पड़ सकता है, वो तो अलग ही बात है। सिर्फ टेम्परेचर की चेंज से ही कितना फोर्स लग सकता है उसको देखिए आप खाली पहले। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के कारण, अभी देखिए एरिया को इससे अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2.4 इंटू 10⁻7 इंटू एरिया आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज जो है वो मीटर में है, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 40 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। यहाँ पास में स्क्वायर है और 10 स्क्वायर होता है तो वो डबल होके 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए 4 4 16, 1 4 2 8 1 9, तो ये पॉइंट और ये जीरो हट जाएगा तो 96, और इसको अगर लेंगे तो ये आएगा 10⁻3। तो ये अगर यहाँ पास के देखिए, इसको अगर मैं 1 मान के चलूं तो इसमें से 2 जीरो अगर इसको देते हैं तो नियर अबाउट 10⁵ न्यूटन के आसपास फोर्स लगेगा, और ये काफी ज्यादा फोर्स होता है, और सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज से। तो मान लीजिए कि आपने रेल को फिक्स कर दिया है सर्दी के टाइम पे, और उस टाइम पे 20 डिग्री सेल्सियस होगा, और उसका टेम्परेचर जो है समझ लीजिए कि गर्मी के दिनों में चले गए, और गर्मी के दिनों में टेम्परेचर के चेंज होने के कारण लीनियरली एक्सपेंशन हुआ होगा। अब ये जो चेंज है तो सिर्फ 10 डिग्री का है, और 20 डिग्री से समझ लीजिए अगर वो 40 या 50 डिग्री पे अगर वो जाता है तो 30 डिग्री मतलब कितना होता है, 30 डिग्री का चेंज आ गया। जब 30 डिग्री का चेंज आया, ठीक है, तो ये जीरो के कारण ये 10⁵ न्यूटन के आसपास में जो फोर्स है सिर्फ टेम्परेचर के चेंज के कारण ही आ गया। और अगर इसके ऊपर से ट्रेन चली जाए तो एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, तो उसके कारण भी इस पे कंप्रेसिव देखिए ऐसे दबाव पड़ेगा। अब देखिए ट्रेन चली जाए, टेम्परेचर में इतना चेंज आ ही रहा है, टेम्परेचर के कारण इतना फोर्स लग ही रहा है, तो जो रेल है, ये जो पटरी है, ठीक है,
वो पटरी एकदम पैरेलल होनी चाहिए और इतना हैवी फोर्स के कारण वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा। क्योंकि इतना, अगर किसी रॉड को आप देखिए इस तरह से दबा रहे हैं और कहीं से भी ऊपर नीचे अगर कहीं पास में भी हल्का प्रॉब्लम है तो वो ऐसे हल्का बेंड हो जाएगा, ना कि ऐसे दबाने से ऐसे दब जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसे दबेगा नहीं, वो ऐसे बेंड हो जाएगा, और बेंड हो गया तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका था इसको समझने का वैसे तो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक रेल और ये दूसरा पटरी के बीच में यहाँ गैप रहेगा और इसको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है। तो ये गैप क्या काम करता है, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो टेम्परेचर में चेंज आने से क्या होगा, ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा ऐसे लीनियरली। जब ये एक्सपैंड होगा तो इतना गैप रखा जाता है, इसको प्रैक्टिकली चेक किया जाता है कि कितना एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये जो गैप है इसको ये फिल कर देता है। और जो कसते हैं ना, तो देखो जब गाड़ी जा रहा होगा तो अलग अलग टाइप का आवाज आता है, वो बहुत सारे रीजन के कारण आता है। अब जब एक्सपेंशन होगा तो ये हल्का फैल सकता है, ये भी इधर हल्का फैल सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको गैप को रखा जाता है। और सोचिए कि कितना छोटा सा चीज है पर कितना बड़ा यूज है इसका। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि जो पानी है वो ऊपर क्यों बर्फ जमती है और नीचे में बर्फ क्यों नहीं जमता है। सबसे पहले इसको समझते हैं और उसके बाद ये वीडियो को क्लोज करेंगे। इसके ऊपर एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल भी दिया गया है और उसको आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बना के देने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा न्यूमेरिकल में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, अगर न्यूमेरिकल बनाऊंगा तो ये 1.5 घंटे के ऊपर चला जाएगा वीडियो, और मैं ये नहीं चाहता कि आप बोर हो जाए वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो आप जरूर ट्राई इसको कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक बचा है पानी, तो बहुत सिंपल सा है। क्या देखना है हमको देखना है वॉल्यूम और डेंसिटी का टेम्परेचर से क्या रिलेशन आता है पानी पे। तो इसके लिए 2 ग्राफ बनाए जाते हैं। देखिए क्या है वो दोनों ग्राफ। दोनों ग्राफ में नीचे का चीज को आपको टेम्परेचर से लेना है और ये रहेगा आपका डेंसिटी से रिलेटेड और ये रहेगा आपका वॉल्यूम से रिलेटेड। अब देखिए इसको समझना कैसे है, बहुत ही सिंपल सा है, थियोरेटिकली ज्यादा है वैसे, तो समझिए आप पहले इसको क्या है ये। ठीक है, बाकी थ्योरी आप आराम से लिख सकते हैं। होता क्या है कि ये हमारे नेचर में है, हम जानते हैं कि पानी की मात्रा सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में है, और ये भी आप मान सकते हैं कि एज ए लैंड के मुताबिक, मतलब लैंड में जितने जीव जंतु हैं उससे कई ज्यादा आपका पानी के अंदर में रहते हैं जीव जंतु। ठीक है, चाहे फिश ले लीजिए या एक्वेटिक एनिमल्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे जितने भी जीव जंतु हैं, तो हमारे लैंड से ज्यादा तो पानी में है। और प्रकृति जो हमारा नेचर है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी चीज को हार्मफुल करे, मतलब कोई भी जीव जंतु उसके द्वारा बन रहा है नेचर में तो उस पर कुछ भी हार्मफुल हो। तो आप इसको बाय द नेचर के लॉ के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो लॉ क्या है कि पानी जब ठंडा होता है, ठीक है, पानी जब ठंडा होता है, अगर आप पैसिफिक ओशन तरफ देखेंगे तो उधर का जो ऊपरी परत है उस पर पानी जो जम जाता है और वो फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी को जब आप वाटर को जब आप फ्रीज करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाता है। देखे होंगे आपने, किसी भी ग्लास पे आप पानी को जमाइए और उसके वॉल्यूम को एकदम फुल लेवल करके, ठीक है, ग्लास का मत लीजिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो क्रैक हो जाएगा। स्टील का लीजिएगा और उसे फ्रीजर में रख दीजिए। जैसे फ्रीजर में रखने के बाद जब वो जम जाएगा उसे आप बाहर निकालिए, तो जितना आपका लेवल पे आपने पानी रखा होगा वो फ्रीज होके उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा और वो ग्लास से बाहर आ जाएगा, मतलब उस जो एरिया है वो ज्यादा ले लेता है वो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये बाय द नेचर पे ही है। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए, तो 0 से, इसको आप समझिएगा, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस टू अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लिक्विड की बात है। 100 के बाद क्या, फिर बॉइलिंग पॉइंट पे चला के क्या हो जाएगा, वो आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और
जीरो के नीचे जाएंगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन खेल है 0 to 4 और 4 to 100, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड के फॉर्म पे रहेगा, मतलब पानी के फॉर्म पे वो रहेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पास में आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो बाय द नेचर ये ऐसा है कि जो वॉल्यूम है एक्चुअल में 0 to 4 डिग्री, तो ये जो 4 डिग्री है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री पानी पे, मतलब पानी को अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाए तो उस टाइम पे इसकी जो डेंसिटी है या फिर इसका जो वॉल्यूम, जो एरिया वो लेगा वो सबसे कम रहेगा। अगर वॉल्यूम के टाइम पे देखें तो सबसे कम, और इसके बाद अगर ये 0 डिग्री पे जाएगा मान लीजिए, तो अगर ये 0 डिग्री पे गया तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इस टाइम पे ये बन जाएगा 1.00013 के आसपास। मतलब 0 डिग्री से कम होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और सबसे कम जो जगह लेगा, ये सबसे कम जो जगह लेगा, जो सबसे कम वॉल्यूम लेगा एरिया, वो रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो धीरे 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 इसका वॉल्यूम एक्सपैंड होते होते ये गैस फॉर्म में 100 डिग्री पार करेगा और ये फिर गैस फॉर्म में एक्सपैंड होना चलो जाएगा। जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे इसके जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जाएगा। और डेंसिटी पे सेम उल्टा कर्व बनने वाला है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम है तो उस टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए ये डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और उसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा जगह लेते जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये 1 है, ये 0.99 समथिंग, इस टाइप से ये वैल्यूज जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कम है तो डेंसिटी आपका ज्यादा रहता है। वॉल्यूम अगर आपका ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम मतलब ज्यादा जगह ले रहा है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स उतने ही रहने वाले हैं, पार्टिकल्स जो है आपका, तो वो एक्सपैंड हो गए तो उनको ज्यादा जगह मिल गया, ज्यादा जगह मिल गया मतलब डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी देखिए डिक्रीज होना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसका रिलेशन हमारे नेचर से कैसे, तो इसका रिलेशन कैसा है देखिए, अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो अगर ये ऐसा नहीं होता तो पहले होता है तो देख लेते हैं। ये होता है तो क्या होगा कि जो पानी की ऊपर की जो परत है ये सबसे पहले फ्रीज होती है। इसका टेम्परेचर जो है वो सबसे पहले डिक्रीज होता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एरिया के कारण। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, हीट को लेता है। जो एटमॉस्फेयर हमारा काफी बड़ा है तो वो पानी की परत से जो हीट है उसे लेगा, और अगर जब हीट को लेगा तो हीट को लेने से क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, और प्रेशर अगर डाउन हो जाता है तो ये क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में चेंज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये सॉलिड में चेंज होना चालू होगा तो ये ऊपरी जो परत है ये आपका बर्फ में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। पर ये जो इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, ठीक है, पर ये जो नीचे का जो एरिया है, ठीक है, ये अपना टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस पे बना के रखता है। अब ये बाय द नेचर ही आप समझिए, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे बना हुआ है, और देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो वॉल्यूम है वो कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब ऐसा होने के कारण क्या होगा कि इधर नीचे में बर्फ नहीं जमेगा, और नहीं जमने के कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, वो नीची परत में आराम से रह सकते हैं, और उनके स्किन को ऐसा रहता है वो कि वो इतनी ठंड जो है उसे बर्दाश्त भी कर सकते हैं, और वो यहाँ पास में जिंदा रह सकते हैं। तो नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो इतना उनकी जो स्किन से उसे ऐसा बनाया गया है कि वो आराम से इसे झेल सके। ठीक है, तो यही कारण है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है वो सबसे कम और डेंसिटी सबसे ज्यादा, और जिसके कारण वो फ्रीज ना हो। बहुत ही सिंपल सा रीजन है एकदम। अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ये ऐसा नहीं होता 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो पानी है जमना कहां से चालू होता, सबसे पहले नीचे से जमता और ये ऊपर की तरफ आता। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये कर्व कुछ ऐसा जाता, 0 पे सबसे कम वॉल्यूम, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम एक्सपैंड होना चालू होता। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे देखिए वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड होना चालू हो गया है। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये कर्व कुछ ऐसा बनता। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये सबसे कम वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम वॉल्यूम के कारण क्या होगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी तो ये जो नीचे का एरिया है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, और नीचे का अगर एरिया ठंडा हुआ
तो क्या होगा, वहां बर्फ जम जाएगी और वहां के जो जीव जंतु वो भी जम जाएंगे और वो मर सकते हैं। तो बाय द नेचर जो है उसे ऐसा बनाया गया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे मतलब वो पानी ठंडा भी रहे और लिक्विड फॉर्म पे रहे, जिसके कारण वहां के जो जीव जंतु हैं वो आराम से जिंदा रह सके। ठीक है, इसके ऊपर एक थ्योरी भी है, कभी कभार शायद पूछ भी देता है, तो आपको चाहे तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक थ्योरी लिख दूंगा, 1 पेज का है पूरा थ्योरी, तो वो थ्योरी आपको मेरे PDF नोट्स पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता हूं, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। आप न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको आपको बना के भी दे दूंगा। ठीक है, एज ए PDF के फॉर्म में, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर में रहेगा और उसको हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे कि वो स्पेसिफिक हीट क्या होता है। इस टॉपिक के ऊपर अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया और आप चाहते हैं कि ये और भी लोगों तक पहुंच पाए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।